हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में, जो आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की अपनी अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं मुख्यतः चाइना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। एक तरफ जहां हाल ही में आप सबने सुना होगा कि भारत और चाइना के बीच में बॉर्डर पे जो शांति है वो कुछ दिनों से बनी हुई है, लेकिन इसी बीच चाइना ने एक बार फिर से उकसावे की कार्रवाई करी है। रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि चाइना ने अपने इलाके में बड़े सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट किए हैं, और ये जो टेस्ट किए गए हैं ये बेसिकली जो काराकोरम प्लेट्यू है यहाँ के पास किए गए हैं, जो कि इंडियन बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है। और इन टेस्ट के दौरान साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की अगर हम बात माने तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हुई हैं। दरअसल ये टेस्ट ऐसे समय पर हुए हैं जब डिप्लोमेटिक जो बातचीत है दोनों देशों के बीच में इस समय चल रही है। इस मिसाइल टेस्ट में जो सबसोनिक क्रूज मिसाइल हैं इनको तकरीबन 17,000 फीट की एल्टीट्यूड पर डिस्ट्रॉय किया गया है। और चाइना की स्टेट मीडिया की बात माने तो अभी आने वाले भविष्य में चाइना इस प्रकार के और भी टेस्ट वहाँ पर करने वाला है, जहाँ पर वो अपने सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से लेकर के जो दूसरी डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं इनका प्रदर्शन सबके सामने करेगा। अगर हम एक्सपर्ट्स की बात माने तो यहाँ पर स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में पता नहीं है, लेकिन एनालिस्ट ये बिलीव करते हैं कि इस समय चाइना लगातार जो उकसावे की कार्रवाई है वो भारत को भड़काने के लिए कर रहा है, और वो एक संदेश देना चाहता है कि चाइना अपने जो मिलिट्री प्रेजेंस है उसको बढ़ा रहा है। ये मिसाइल टेस्ट एक ऐसे समय पर हुए हैं जब चाइना और भारत के बीच में जो बॉर्डर पर मीटिंग है वो चल रही है। यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होना चाहिए कि न सिर्फ चाइनीज़ मिलिट्री इस चीज़ को काफ़ी बढ़ावा दे रही है, बल्कि आने वाले भविष्य में ये भी कहा जा रहा है कि चाइना वहाँ पर लार्ज स्केल में जो एरियल एक्सरसाइज है वो करने वाली है। आपको यहाँ पर पता ही है कि चाइना लगातार उकसावे की कार्रवाई करता रहता है और गीदड़ भपकियाँ वो देता रहता है, लेकिन एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि भारत को भी अब जो समुचित कदम है वो उठाने चाहिए, क्योंकि हम भविष्य के भरोसे नहीं बैठ सकते और हमें अपनी तैयारियों को चाक चौबंद करना पड़ेगा, क्योंकि चाइना की जो विस्तारवादी नीति है वो उसे कभी आराम से बैठने नहीं देगी, और इस प्रकार की जो हरकतें हैं वो हमें नियमित समय अंतराल में देखने को मिलती रहेंगी। आपको पता ही है कि भारत में पहले अक्सर जो डिफेंस की चीज़ें थी, उपकरण थे, एक्सेसरीज थी, वो इम्पोर्ट की जाती रही हैं, फिर चाहे वो टारगेटिंग सिस्टम हो या फिर साइट्स हों। लेकिन आपने एक चीज़ गौर की होगी कि बीतते कुछ समय के साथ ये छवि लगातार बदल रही है, और एक के बाद एक जो एडवांस साइट्स हैं और सिस्टम है ये भारत में ही विकसित किए जा रहे हैं। और हमारी अगली बड़ी अपडेट भी इसी को लेकर के है। हमारी अगली बड़ी रिपोर्ट आ रही है कॉन्ट्रॉप पारस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड से, जो कि पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी की एक एसोसिएट कंपनी है। इन्हें लार्सन टुब्रो से एक बड़ा ऑर्डर मिला है जो कि 305 करोड़ रुपए का है, और इस ऑर्डर में इन्हें 244 यूनिट साइट 25 HD इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग करनी है और ये सिस्टम सप्लाई करने हैं। माना जा रहा है कि साइट 25 HD इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम जो है या ईओ सिस्टम जो है ये लार्सन टुब्रो के क्लोज इन वेपन सिस्टम प्रोग्राम के लिए ऑर्डर किया गया है, और इसकी जो ऑर्डर की लागत है ये 305 करोड़ रुपए बताई गई है। अब अगर हम साइट 25 HD ईओ सिस्टम की बात करें तो ये हाई परफॉर्मेंस टारगेटिंग साइट है, जिसे अलग अलग व्हीकल और वेपन स्टेशन में इंस्टॉल किया जा सकता है। ये इलेक्ट्रो ऑप्टिकल और इंफ्रारेड सेंसर का कॉम्प्रिहेंसिव सूट ऑफर करता है, जो कि अलग अलग ऑपरेशनल चैलेंजेस को पूरा करने में सक्षम है, और ये इंश्योर करते हैं कि जो टारगेट एक्विजिशन और इंगेजमेंट है ये काफ़ी एक्यूरेट हो। अगर हम 25 HD की बात करें तो इसके कुछ की फीचर्स हैं, जैसे कि ज़ायरो स्टेबलाइजेशन। ये इंश्योर करता है कि जो प्रिसाइज टारगेट ट्रैकिंग है ये देखने को मिले, चाहे वो चैलेंजिंग कंडीशन हो या फिर नॉर्मल कंडीशन हो। इसके अलावा ये जो सिस्टम है ये मॉडरेट रेंज में जो टारगेट है उनको डिटेक्ट और आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके अलावा इसमें हमें ऑल वेदर कैपेबिलिटी देखने को मिलती है, चाहे दिन हो या रात हो या किसी प्रकार के एडवर्स वेदर कंडीशन हो, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा वर्सटाइल इंस्टॉलेशन भी इसका हमें देखने को मिलता है, जहाँ पर ये अलग अलग प्लेटफॉर्म में, फिर चाहे वो लैंड व्हीकल हो, नेवल वेसल्स हो या फिर दूसरे वेपन सिस्टम हो, उसमें ये इंस्टॉल किया जा सकता है, और इसी का ऑर्डर लार्सन टुब्रो के द्वारा दिया गया है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है ALH हेलीकॉप्टर को लेकर के। ALH हेलीकॉप्टर को लेकर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है, जो कि इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है, और इसने फिर से भारतीय वायुसेना की जो दिक्कतें हैं वो बढ़ा दी हैं। इस समय बिहार आपको पता है कि बाढ़ग्रस्त है, और सीतामढ़ी सेक्टर में जो भारतीय वायुसेना का एक ALH हेलीकॉप्टर है ये राहत सामग्री का वितरण कर रहा था। तभी इसमें कुछ अननोन रीज़न से जो टेक्निकल इश्यूज़ है वो हुए, और इसे पानी में ही उनको लैंड करना पड़ गया। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है। दरअसल मामला है सीतामढ़ी सेक्टर का, जहां पर सीतामढ़ी सेक्टर में ये फूड पैकेजेस को बांट रहा था हेलीकॉप्टर। तभी पायलट को यहां पर कुछ टेक्निकल इश्यूज नोटिस होते हैं, और ये इश्यूज़ काफ़ी बढ़ते चले जाते हैं, जिसके चलते जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट हैं
वो इसे पानी में ही डिच कर देते हैं। हालांकि गनीमत ये रहती है कि ये हेलीकॉप्टर पानी में डूबने से पहले ही इसमें जो क्रू मेंबर्स थे ये एस्केप करने में सक्सेसफुल हुए थे, और रिपोर्ट के हिसाब से सिविलियन लाइफ या प्रॉपर्टी डैमेज इसमें रिपोर्ट नहीं हुआ है, और जो पायलट और क्रू मेंबर थे इन्हें भी कोई खास चोट नहीं आई है और इन्हें सेफली बाहर निकाल लिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने तत्काल यहाँ पर जांच के जो आदेश हैं वो दे दिए हैं। इसको लेकर के कुछ वीडियोस भी सामने आए थे जहाँ पर ये हेलीकॉप्टर जो फूड पैकेजेस है या फूड पैकेट्स है ये बांटता दिखाई पड़ रहा था, और तभी अचानक ये पानी में लैंड करता है और पानी में डूब जाता है। अब यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं सुब्रत कुमार सेन, उन्होंने रिपोर्ट देते हुए ये कहा कि सभी जो 4 क्रू मेंबर्स थे ये सेफ़ हैं और उन्हें कोई चोटें नहीं आई हैं, लेकिन फिर भी प्रिकॉशन के तौर पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है और रेगुलर चेकअप के बाद उन्हें रिलीज़ कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जांच के आदेश दे दिए हैं कि वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। आपको बता दें इससे पहले भी ध्रुव में इस प्रकार की समस्याएं नोटिस होती रही हैं, और इसी साल कई बार ऐसा हुआ है कि ये जो हेलीकॉप्टर हैं इन्होंने इमरजेंसी लैंडिंग करी है या फिर हार्ड लैंडिंग इनकी हमें देखने को मिली है, और बाकायदा इसके लिए कुछ समय तक इनको ग्राउंडेड भी किया गया था, जहाँ पर इनकी जो जाँच पड़ताल के बाद इनको फिर से एयरवर्दी डिक्लेयर करके ये उड़ान भरने लगे थे। और ये हादसा एक बार फिर से चिंताएं बढ़ा रहा है। अगले अपडेट में बात कर लेते हैं राफेल एम वेरिएंट के बारे में। आप सबको हमने अलग अलग रिपोर्ट्स में बताया है कि राफेल एम भारतीय नौसेना के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनको लेकर के जो डील है ये लगातार चल रही है आगे, और जो प्राइसिंग है ये फाइनलाइज हो चुकी है। लेकिन अब इसको लेकर के एक काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट सामने आई है जहां पर बताया जा रहा है कि भारतीय नौसेना अपने इन एयरक्राफ्ट्स की जो एंटी शिप स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको इन्हांस करने पर विचार दे रही है, जोर दे रही है। अभी तक हमने आपको रिपोर्ट से बताया कि भारतीय नौसेना के राफेल मरीन वेरिएंट हो या फिर भारतीय वायुसेना के राफेल F3R स्टैंडर्ड हो, इन सब में हमें रुद्रम और अस्त्र सीरीज की मिसाइल्स तो देखने को मिलने ही वाली हैं। लेकिन भारतीय नौसेना अपने एयरक्राफ्ट्स को एक स्टेप ऊपर लेकर जा रही है। इन्हें AM-39 एक्सोसेट मिसाइल से इक्विप किया जाएगा जो कि बहुचर्चित एंटीशिप मिसाइल है, और ये इसमें एज अ प्राइमरी एंटीशिप मिसाइल वर्क करेगी। AM-39 एक्सोसेट की बात करें तो ये एक वर्सेटाइल एयरबॉर्न वर्जन है रिनोन्ड जो एक्सोसेट एंटीशिप मिसाइल फैमिली है उसके, और ये एक रेंज और प्रिसीजन को ऑफर करती है। साथ ही इसकी जो स्टेल्थ कैपेबिलिटीज़ हैं ये इसे एनिमी रेडार डिटेक्शन से भी बचा के डलती है। इसे तकरीबन ये मान के चलिए कि 70 किलोमीटर की दूरी से लॉन्च किया जा सकता है, और ये ना सिर्फ राफेल से बल्कि जो एयरक्राफ्ट है दूसरे या फिर जो हेलीकॉप्टर्स है उनसे भी इनको लॉन्च किया जा सकता है। और ये सी स्किमिंग कैपेबिलिटी के साथ में भी आती हैं, यानी कि ये इतने नीचे उड़ती हैं कि रडार डिटेक्शन से भी ये बचने की संभावनाओं को लेकर चलती हैं, और ऐसे में ये जो है इनका स्ट्राइक रेट काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव हो जाता है। एक तरफ जहां AM-39 एक्सोसेट को लेकर भारतीय नौसेना निसंदेह आगे बढ़ रही है, तो भारतीय नौसेना की नज़र जो है वो 2 मिसाइल्स पर और टिकी हुई है, और ये दोनों मिसाइल इंडियन है, जिसमें पहली होने वाली है नज़्म MR, जिसको हम नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज और नेवल एंटीशिप मिसाइल शॉर्ट रेंज के तौर पर भी जानेंगे। ये जो मिसाइल है बेसिकली ये हमें आने वाले भविष्य में ये हमें राफेल एम में देखने को मिलेंगी, और इससे जो इनकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर हम मीडियम रेंज की एंटीशिप मिसाइल की बात करें जो भारत में बनाई जा रही है तो उसकी रेंज 200 किलोमीटर से ज़्यादा की होगी, और अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये राफेल को कैसी ताकत प्रदान करने वाली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।